हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैप्टर 2 आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर 2 है इसे हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम मुख्य रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद को समझेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित सारी बातें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम उदारवाद और संरचनावाद वाले टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 में आपको मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं: आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम आर्थिक राष्ट्रवाद को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद मुख्य सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने के अलग अलग तरीके पेश करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसे आप यूँ समझिए कि ये क्या है। आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद, संरचनावाद क्या हैं? तो ये मुख्य सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। दोस्तों, इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद की। आर्थिक राष्ट्रवाद को समझना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्थिक राष्ट्रवाद को समझते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक देश अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखे और बाहरी देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ज़्यादा अपने देश के उद्योगों और संसाधनों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान दे। इसका मकसद यह होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर देश का खुद का नियंत्रण हो और वह अपने फैसले खुद ले सके, चाहे वे फैसले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वैश्विक अर्थव्यवस्था के खिलाफ ही क्यों ना हों। अब दोस्तों, यहाँ पर आप बात को समझिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यहाँ पर ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं आर्थिक राष्ट्रवाद की, जब हम आर्थिक राष्ट्रवाद को समझते हैं, तो दोस्तों आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक देश अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखे। मतलब एक देश का जो भी आर्थिक हित है, ठीक है, उसे वो सबसे ऊपर रखे। ये आर्थिक राष्ट्रवाद है, ठीक है। ये क्या आर्थिक राष्ट्रवाद का मानना यही है कि बाहरी देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ज़्यादा अपने देश के उद्योगों और संसाधनों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान दे देश। इसमें आयातों पर शुल्क या अन्य व्यापारिक अवरोध लगाना शामिल हो सकता है ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। साथ ही वे विदेशी निवेश या प्रमुख उद्योगों में विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन कर सकते हैं ताकि देश का आर्थिक रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण बना रहे। आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत राष्ट्रीय पहचान और एकता को मजबूत करने के लिए आर्थिक नीतियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक राष्ट्रवाद का ये जो विचार है इसका मतलब यही है कि एक देश को अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आर्थिक राष्ट्रवाद का यही मानना है कि जो भी देश है उसका अपनी अर्थव्यवस्था पर खुद का नियंत्रण हो, वो अपने फैसले खुद ले। आर्थिक राष्ट्रवाद आयातों पर शुल्क की बात करता है ताकि जो घरेलू उद्योग हैं उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। जो मतलब विदेशी जो कंपटीशन है, ठीक है, जो बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे बचाया जा सके, घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया जा सके। तो दोस्तों, आई होप आपको आर्थिक राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। बाकी अभी हम और भी बातें समझेंगे जिससे आपको आर्थिक राष्ट्रवाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पर जो नोट्स हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों, बस आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको आर्थिक राष्ट्रवाद का ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार होता है ना, स्टार्टिंग में कोई चीज़ हमें सही से नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम उसको पूरी तरह समझ लेते हैं, मतलब उससे संबंधित सभी बातों को पढ़ लेते हैं, तो वो टॉपिक हमें और अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। तो वही बात है दोस्तों, तो बस यही कहूँगा, वीडियो को आप पूरा देखें। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों, श्रमिकों और समुदायों के लिए समर्थन शामिल हो सकता है। स्वदेशी अभियान, घरेलू उद्योगों के लिए सब्सिडी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में
निवेश जैसी नीतियों को अक्सर आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय लचीलेपन को बढ़ावा देने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है। मतलब आर्थिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आप ये भी देख सकते हैं ना कि जैसे कि स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है, सब्सिडी वगैरह घरेलू उद्योगों को दी जाती हैं, ठीक है। जो बुनियादी ढांचा है, उस जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं वो कई सारी लाई जाती हैं, ठीक है। कई सारी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब जो बुनियादी ढांचा है उसे मतलब अच्छा करने के लिए कई सारी परियोजनाएं लाई जाती हैं, कई सारे निवेश किए जाते हैं, ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद अक्सर उन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों और समझौतों के प्रति संदेहपूर्ण रहता है जो राष्ट्रीय संप्रभुता को कमज़ोर करते हैं या घरेलू हितों के खिलाफ जाते हैं। इसमें मुक्त व्यापार समझौतों, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं का विरोध शामिल हो सकता है। मतलब यह है दोस्तों कि जो विश्व स्तर के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं तो उनके प्रति ये थोड़ा संदेहपूर्ण रहता है। जो आर्थिक राष्ट्रवाद है तो ये अधिकतर ना राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करता है। संप्रभुता का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं एक तरह से स्वतंत्रता, कि कोई सरकार, कोई देश कितना स्वतंत्र है अपने फैसले लेने में। और जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लीजिए कि भारत WTO का सदस्य है, ठीक है। मानना क्या, भारत तो WTO का सदस्य वैसे है ही, या कोई भी देश जो WTO का सदस्य है तो उसे WTO के नियम को भी फॉलो करना पड़ता है। तो वो स्वतंत्र तो है अपने डिसीज़न लेने में, लेकिन कई बार वो जब कोई भी देश जो WTO का सदस्य है, जब वो कोई निर्णय लेता है, कोई नीति बनाता है, तो वो एक बार ये भी कोशिश करता है कि WTO के मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या नियम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई देश, मान लीजिए जो WTO का सदस्य है, वो कोई नीति बना रहा है तो वो ये कोशिश करता है ना कि वो जो भी नीतियां बना रहा है तो वो WTO के जो नियम वगैरह हैं उनका भी उल्लंघन ना करें। मेरा दोस्तों कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि वैसे तो जो देश होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, वो अपने डिसीज़न लेने में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जैसे कि अब WTO है, IMF है, या कई जो दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, इनका भी एक दबाव होता है, देशों के ऊपर इनका भी एक दबाव होता है। तो ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद है तो ये जो ऐसी जो बहुपक्षीय संस्थाएं, इसका ये विरोध करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है उत्पत्ति का, कि ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद है इसका ये जो विचार है किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसे दोस्तों अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम आर्थिक राष्ट्रवाद को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य घटक अभी हम इसको समझते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य घटक अगर हम इसे समझ लेंगे तो और अच्छे से आर्थिक राष्ट्रवाद का टॉपिक आपको क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या चीज़ें शामिल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस रूप में आप यहाँ पर सारी बातें समझ सकते हैं। पहला है एक है यहाँ पर व्यापार संरक्षणवाद। अब मतलब ये है कि व्यापार संरक्षणवाद भी आर्थिक राष्ट्रवाद में शामिल है। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर शुल्क, कोटा और अन्य प्रतिबंध लगाना शामिल है इसमें, ठीक है। मतलब जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो व्यापार संरक्षणवाद की बात करता है, मतलब घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन देने की बात करता है कि आयात पर जो आयात किया जाता है किसी देश के द्वारा, कई सारी चीज़ें बाहरी देशों से जो मंगाई जाती हैं किसी देश में, तो उन पर अधिक शुल्क लगाया जाए, ऐसा आर्थिक राष्ट्रवाद के समर्थक हैं उनका मानना है। औद्योगिक नीति, घरेलू उद्योगों के विकास के लिए सब्सिडी, टैक्स छूट और सरकारी खरीद की नीतियों को लागू करना। अब आर्थिक राष्ट्रवाद की जो औद्योगिक नीति है वो कुछ ऐसी है कि ये घरेलू उद्योगों के विकास के लिए सब्सिडी की बात करता है, टैक्स छूट की बात करता है, किसके लिए, घरेलू उद्योगों के लिए, ठीक है। सरकारी खरीद की नीतियों को लागू करना। इसके अलावा विदेशी निवेश पर नियंत्रण, विदेशी कंपनियों या निवेशकों द्वारा महत्वपूर्ण उद्योगों में निवेश को नियंत्रित करना। मतलब विदेशों से जो भी निवेश हो रहा है तो उस पर एक नियंत्रण बना रहे, इसकी बात ये करता है। इसके अलावा मुद्रा प्रबंधन, व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित करने की नीति अपनाना। घरेलू उत्पाद खरीदें अभियान, जैसे कहते हैं ना स्वदेशी अभियान वगैरह, तो वैसा मतलब ये जो घरेलू उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने की बात करता है कि जो घरेलू उत्पाद हैं उन्हें अत्यधिक खरीदा जाए, उन्हें ज़्यादा खरीदा जाए। घरेलू उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना ताकि देश के उद्योगों का विकास हो सके। राष्ट्रीयकरण, महत्वपूर्ण उद्योगों और संसाधनों को सरकारी नियंत्रण में लाने की नीति, ये भी इसमें शामिल है। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, घरेलू आविष्कारों, मतलब जो घरेलू आविष्कार हैं या तकनीक हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू करना।
इसके अलावा घरेलू श्रम का समर्थन, घरेलू श्रमिकों के अधिकारों, वेतन और काम की स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए नीतियां बनाना, तो ये इसमें शामिल है। यह सब आर्थिक राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में समझाता है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था और उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अपनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य घटक को समझा। आई होप यहाँ तक आपको आर्थिक राष्ट्रवाद का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सामान्य बातें हैं दोस्तों, तो देखिए बहुत ईजी है। आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान हुई, जिसे वाणिज्यवाद कहते हैं। इस नीति में देशों ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने और उपनिवेशों से महत्वपूर्ण संसाधन जुटाने पर जोर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए व्यापारिक नीतियां बनाईं। दोस्तों अगर हम बात करें ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद का विचार है, इसकी उत्पत्ति कब हुई इसकी उत्पत्ति दोस्तों इसकी शुरुआत 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। इस नीति जिसे वाणिज्यवाद कहते हैं, इस समय क्या हुआ कि जो देश थे उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने और जो उपनिवेश थे वहाँ से संसाधनों को इकट्ठा करने, संसाधन जुटाने का प्रयास किया। जैसे कि कई सारे जो यूरोपीय देश थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए व्यापारिक नीतियां बनाई। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शुरुआत बताई जा रही है कि आर्थिक राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य में आर्थिक राष्ट्रवाद फिर से लोकप्रिय हुआ। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देशों ने आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण नीतियां अपनाई। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना था। इन नीतियों में उच्च आयात शुल्क, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी और सरकारी हस्तक्षेप शामिल थे। हालांकि शुरुआत में इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में यह नीतियां अक्षमता, संरक्षणवाद और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनी। यहाँ पे दोस्तों पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि 19वीं शताब्दी के यहाँ पर लिखा है 20वीं शताब्दी के मध्य में। तो 20वीं शताब्दी के मध्य का अर्थ होता है लगभग 1950 का टाइम पीरियड, ठीक है। वैसे तो 20वीं शताब्दी का मध्य हुआ 1950, लेकिन थोड़ा आसपास का समय माना करो, ठीक है। जब ऐसे लिखा हो 20वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, तो 1950 के आसपास की बात हो रही है। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के मध्य में ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद का विचार है ये फिर से लोकप्रिय हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि कई सारे देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी बातें हैं उनको अपनाने का प्रयास किया। जैसे कि जो आयात किया जाता था उस पर अत्यधिक शुल्क लगाने का प्रयास किया। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए घरेलू उद्योगों को कई तरह की सब्सिडी जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं वो दी गई। विदेशी आयात कम करने का प्रयास किया गया और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। हालांकि शुरू में तो इसका यहाँ लिखा ही है कि शुरू में इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर बाद में यह नीतियां अक्षमता, संरक्षणवाद और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनी। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें यही समझना था कि किस तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद का इस विचार की उत्पत्ति हुई थी। तो नॉर्मली ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सामान्य ही बातें दोस्तों हैं यहाँ पर। नोट्स भी मैंने यहाँ पर बहुत ईजी बनाए हैं। आई होप सारी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं समकालीन अभिव्यक्तियाँ। हाल के दशकों में आर्थिक राष्ट्रवाद ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के खिलाफ जवाब के रूप में फिर से वापसी की है। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, जो वैश्वीकरण और उदारीकरण का जो विचार है वो अपोजिट में आ रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद के अपोजिट में आता है। क्योंकि उदारीकरण तो अधिक व्यापार करने की बात करता है, ठीक है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार को बढ़ावा देने की भी बात करता है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, पूरा यही है ना। दोस्तों मेरा कहने का यही है कि जो आर्थिक राष्ट्रवाद का विचार है वो वैश्वीकरण और उदारीकरण के अपोजिट में है, ठीक है। तो हाल के दशकों में आर्थिक राष्ट्रवाद ने वैश्वीकरण और उदारीकरण के खिलाफ जवाब के रूप में फिर से वापसी की है। इसका एक उदाहरण अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नीतियां हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा विदेशी वस्तुओं पर टैक्स लगाना, व्यापार समझौतों पर दोबारा बातचीत करना और अमेरिकी विनिर्माण नौकरियों को वापस लाने पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग से अमेरिकी उद्योगों और कामगारों को बचाना था। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाल के दशकों में आर्थिक राष्ट्रवाद का ये जो विचार है इसे इसकी वापसी देखने को मिली है।
यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है ट्रंप प्रशासन का, कि जब अमेरिका में ट्रंप का प्रशासन था जो बाइडन से पहले, ठीक है, जो बाइडन जब राष्ट्रपति थे तो उससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो ट्रंप प्रशासन के दौरान आर्थिक राष्ट्रवाद का ये जो विचार है ये देखने को मिला अमेरिका में। इसके अलावा इसी तरह यूरोप में लोक लुभावन आंदोलनों के उदय ने आर्थिक राष्ट्रवादी बयानबाजी और नीतियों को अपनाया है। मतलब यह है कि हाल के दशकों में हमें कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां पर हम आर्थिक राष्ट्रवाद के विचार को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद की आलोचनाएं और चुनौतियाँ। इसकी क्या आलोचनाएं हैं और इसकी क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखिए, घरेलू उद्योगों और नौकरियों की रक्षा लेकिन अस्थायी लाभ, ये अल्पकालिक लाभ। एक आलोचना ये की जाती है कि ये अल्पकालिक लाभ देता है, घरेलू उद्योगों और नौकरियों की रक्षा तो करता है लेकिन इससे अस्थायी लाभ होता है, कोई स्थायी लाभ नहीं होता। असक्षमताएं और प्रतिस्पर्धा में कमी, संरक्षणवाद से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा घटती है। मतलब देखिए, जो संरक्षणवाद होता है उससे क्या होता है कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण तो दे दिया जाता है लेकिन वो ज़्यादा मतलब प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिशोध, दूसरे देशों से व्यापारिक तनाव और जवाबी कार्यवाही की संभावना, ठीक है। व्यापारिक प्रतिशोध मतलब दूसरे देश के साथ जो व्यापार हो रहा है तो उसमें तनाव भी आ जाता है, क्योंकि कई बार जो देश होते हैं वो आयात पर अधिक शुल्क लगा देते हैं। उपभोक्ताओं पर असर, उत्पाद महंगे हो सकते हैं जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आर्थिक राष्ट्रवाद क्या कहता है कि जो आयात है उस पर अत्यधिक शुल्क लगा दिया जाए। मतलब ये है कि आर्थिक राष्ट्रवाद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आयात पर अधिक शुल्क लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो वस्तु आयात की जा रही है वो मतलब कम आएगी उस देश में, ठीक है। मतलब जो वो वस्तु है तो वो अब घरेलू जो उद्योग हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर है कि वो उस वस्तु का कितना उत्पादन कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं वो महंगे भी हो जाते हैं। और दोस्तों जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का आयात किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो विदेशों से आयात की जाती है, लेकिन आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत अगर उस वस्तु के आयात पर अधिक शुल्क लगा रखा है तो मतलब अब वो वस्तु जो उपभोक्ता हैं उन्हें महंगी मिलेगी, क्योंकि उस वस्तु पर अब अत्यधिक शुल्क लग रहा है। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ सकते हैं, ठीक है। भू राजनीतिक तनाव भी हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा, वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और गरीबी से निपटने में रुकावट हो सकती है। वैश्वीकरण में चुनौती, आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आर्थिक राष्ट्रवाद ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मतलब वैश्वीकरण के लिए भी ये एक चुनौती पेश करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ चुनौतियाँ थी, ये कुछ आलोचनाएँ थी आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने आर्थिक राष्ट्रवाद को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम उदारवाद और संरचनावाद को भी अच्छे से समझ लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।